इस मुलाकात का मकसद क्या है और बेलारूस में तैयारी कैसी है? तो मकसद इन दोनों नेताओं की मुलाकात का अगर आप समझे तो एक साल में ये 14वीं बार पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात वाकई बहुत अहम इस लिहाज से भी है क्योंकि यूक्रेन पर एक बड़े हमले की क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि एक साल होने वाला है पूरा इस जंग को शुरू हुए और एक साल में 14वीं बार पुतिन और लुकाशेंको मिले हैं। यूक्रेन जंग में रूस के साथ खुलकर खड़ा है बेलारूस। जैसा कि आप जानते हैं बेलारूस में भी रूस ने अपने कई जो हथियार हैं वो वहां पर रखे हुए हैं। दोनों देशों ने एक साल में कई वॉर एक्सरसाइज साथ की है। तो इसका क्या मतलब है? इस मुलाकात को किस तरीके से देखें? क्या बेलारूस में रूस ने सबसे बड़ा सैन्य बेस जो बनाया है उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब बेलारूस भी सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होगा? वॉर एक्सरसाइज के बाद रूस की सेना वहीं पर ठहरी थी। तो ये तमाम वो जो कदम उठाए गए हैं दोनों देशों की तरफ से वो कई बात का इशारा करते हैं। बेलारूस में सेकेंड फ्रंट खोलने की पूरी तैयारी हो गई, यानी कि पहला फ्रंट रूस और दूसरा फ्रंट जो सेकेंड फ्रंट है क्या वो बेलारूस में खोला जाएगा और उसी के लिए ये तैयारी हो गई है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वॉर एक्सरसाइज के बाद रूस की सेना क्योंकि वहीं ठहरी थी तो बेलारूस में सेकेंड फ्रंट खोलने की पूरी तैयारी वहां हो गई। और देखिए मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जनरल सोई, इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि इस एक साल के दौरान कई बार इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब एक साल की वो तारीख आने से पहले लुकाशेंको और पुतिन की जो मुलाकात है वो क्या कहती है? देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार से बेलारूस रशिया के साथ खड़ा है, रशिया के समय में दुनिया में बहुत कम साथी हैं। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन साथ दे रहा है, और बेलारूस तो बिल्कुल ही रशिया का पड़ोसी है। यूक्रेन के साथ भी उनकी सीमा लगती है, 1084 किलोमीटर की सीमा यूक्रेन के साथ है। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रशिया को बेलारूस से मिल रहा है क्योंकि वहां पे कई आर्म इंडस्ट्री की दोनों की कॉमन है, दोनों का व्यापार काफी कॉमन है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी आप बता रही थी कि पिछले महीने इन्होंने एक्सरसाइज की है, उसके बाद रशिया के ट्रूप्स वापस नहीं गए हैं। और लास्ट ईयर भी जब ऑफेंसिव के पहले, अटैक के पहले भी लुकाशेंको रशिया आए थे, तो एक तरह से एक तो साथ खड़े हैं, वो तो पूरी दुनिया जानती है, खुल के साथ खड़े। दूसरी बात, आज ये माहौल बन रहा है कि क्या रशिया बेलारूस के होते हुए कुछ हमले को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वहां से कीव सबसे पास पड़ता है। आज रशिया पूर्वी यूक्रेन को कंसोलिडेट कर रहा है और अगर कीव के ऊपर एक खतरा बनाता है तो एक तो बनाया हुआ है क्योंकि उनके जो ट्रूप्स गए थे वो वापस नहीं आए एक्सरसाइज के बाद, अभी वहीं है। उसके अलावा उन्होंने बेलारूस को और भी सपोर्ट देने की मदद वादा किया है। बेलारूस अपने डिफेंसेस मजबूत कर रहा है सीमा के पास, यानी कि जो तैयारी है वो जंग की तैयारी हो रही है। दो चीजें हो सकती है, या तो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। अटैक नहीं भी करते तो उनके जो बिल्डअप है उसके कारण यूक्रेन को काफी ट्रूप्स इस तरफ लगाने पड़ गए हैं, काफी ट्रूप्स उनको डाइवर्ट करने पड़े हैं, यहाँ पे सीमा को मजबूत करना पड़ा, क्योंकि अगर कीव के ऊपर खतरा यूक्रेन किसी तरह से भी मंजूर नहीं कर सकता है किसी पर। तो इससे रशिया को जो वहां लड़ाई हो रही है बखमुट की साइड में, जो इस पूर्वी यूक्रेन का जो एरिया को कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पर रशिया को आसानी मिल रही है कि धीरे धीरे वो सफलताएं हासिल करते जा रहे हैं। श्वेता जी बिल्कुल सर, आगे भी आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है इस जंग से जुड़ी हुई वो बताते हैं। दरअसल सुपर एक्सक्लूसिव खबर ये कि एंटी टैंक सिस्टम से रूस का हमला सामने आया है। नाइपर नदी के किनारे दुश्मन पर वार रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेनी सेना के स्नाइपर पर यह अटैक रशियन आर्मी ने किया है और इस अटैक में यूक्रेनी सेना का ठिकाना बर्बाद हो गया है। नाइपर नदी के किनारे ये देखिए ये कैसे अटैक किया गया है। हमले के वक्त का जो वीडियो है वो सामने आया है और उसी अटैक में कई यूक्रेनी स्नाइपर जो है वो मारे गए हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। तो एंटी टैंक सिस्टम से रूस ने ये बड़ा अटैक नाइपर नदी के किनारे किया है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो यूक्रेनी सेना का स्नाइपर है वो भी मारा गया है। कई स्नाइपर बताया जा रहा है कि इसमें अपनी जान गंवा बैठे। तो इस बड़ी खबर पर और जो अहम मुलाकात लुकाशेंको और पुतिन के बीच हुई है उसको लेकर के जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि यूक्रेन जंग में एंट्री को अब बेलारूस पूरी तरह तैयार है। रूस से मिलकर जंग लड़ने को बेलारूस तैयार है और एक भी दुश्मन बेलारूस की तरफ आया तो हमला किया जाएगा। बेलारूस की तरफ अगर किसी भी पश्चिमी देश ने आंख उठाकर देखा तो यह हमला और ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए पहले ही वहां पर जो सैन्य अड्डा है वो बना लिया गया है रूस की तरफ से। तमाम जो रूस के घातक हथियार हैं वो पहले से ही बेलारूस में मौजूद हैं
और ऐसे में अगर एक भी दुश्मन बेलारूस की तरफ आता है, क्योंकि तमाम पश्चिमी देशों को ये पता है कि बेलारूस भी इस युद्ध में अब एंट्री कर सकता है, तो ऐसे में अब ये तमाम एंट्री जो हो सकती है बेलारूस की तरफ से, उसको लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। Я готов, и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, это касается не только Украины, это касается и других наших соседей. तो ये लुकाशेंको नहीं बल्कि पुतिन के वो हथियार बोल रहे हैं जो बेलारूस में तैनात हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन कौन से वेपन है जो बेलारूस में डिप्लॉय रूस ने कर दिए हैं और जिनकी वजह से लुकाशेंको का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बेहद हाई है। तो बेलारूस में जो रूस के हथियार है कौन कौन से हैं, चलिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हथियारों की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर बेलारूस में रूस की तरफ से पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते और हथियारों की बात करें, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी रूस के जो हथियार है वो बेलारूस में मौजूद है। हाइपरसोनिक यानी आवाज से भी ज्यादा तेज गति से ये हमला करता है। फाइटर जेट सुखोई 30 भी बेलारूस में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा फाइटर जेट मिग 31 के भी वहां पर पहुंचा दिया गया है। तो फाइटर जेट सुखोई और मिग 31 के वहां मौजूद है। इसके अलावा देखिए अगर और हथियारों की बात करें, डिफेंस सिस्टम S-400, वहां अगर कोई भी अटैक होता है तो उसके बचाने के लिए पहले से ही लगा दिया गया है। उसके अलावा टॉर M2 भी जो मिसाइल सिस्टम है वहां पर मौजूद है। बैटल टैंक वहां 170 की तादाद में पहले से डिप्लॉयड हैं। आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल जो है वो 200 की तादाद में वहां पर मौजूद है। तो बेलारूस में जो रूस के हथियार हैं वो देखिए किस तरीके से जनरल सोई लगातार बने हुए। जनरल सोई, ये जो तमाम हथियारों की लिस्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो क्या बताती है? इन हथियारों का डिप्लॉयमेंट देखकर साफ साफ समझ में आता है कि जो वॉर फ्रंट का नया गेट खुलने वाला है वो बेलारूस में हम देख सकते हैं। और अगर जनरल सोई आप हमें ये भी समझा पाए कि जो भौगोलिक स्थिति है बेलारूस की वो किस तरीके से यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। जी श्वेता जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका और बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि आप देखिए कि जो बेलारूस की सीमा है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर यूक्रेन के साथ है और तकरीबन 1200 किलोमीटर पोलैंड के साथ भी है। तो अगर और जो हथियार इस समय में बेलारूस को दिए गए हैं वो ऑफेंसिव हथियार भी, डिफेंसिव हथियार भी। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट है, टैंक्स हैं और जो आर्मर्ड व्हीकल हैं, गन्स हैं, मिसाइल सिस्टम है, यानी कि वो हमला भी कर सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कोई उनके ऊपर बदले की कार्रवाई होती है तो उससे बचाने में भी वो सक्षम है। इसके साथ ही साथ जो खबर आ रही है वो मोर्चे खोद रहे हैं, बंकर खोद रहे हैं, डिफेंसेस खोद रहे हैं, यानी कि पूरी तैयारी डिफेंस और हमले दोनों की हो रही है। और ज्वाइंट एक्सरसाइज रशिया और बेलारूस के ट्रूप्स कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है उससे जो बहुत बड़ा खतरा होता है कि अभी तक क्या है कि रशिया जो पूर्वी यूक्रेन से धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी क्या है कि जैसे ही बेलारूस साइड में आता है तो एक तो कीव और पश्चिमी यूक्रेन जहां से उनको हथियारों की सप्लाई आ रही है उसके ऊपर खतरा बन जाएगा। साथ ही साथ जो पोलैंड जो एक बहुत बड़ा सप्लायर है यूक्रेन को, जिसके थ्रू पूरे हथियार आ रहे हैं, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। एक अलग ही किस्म का मोर्चा जो यूक्रेन को एक तरह से टू फ्रंट वॉर पे लड़ना पड़ेगा। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ बेलारूस और रशिया है और बहुत ज्यादा फैलाव हो जाएगा जो शायद यूक्रेन को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। खास तौर से जिसको हम कहते हैं कि जहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है वो कीव है, वो बेलारूस से काफी नजदीक पड़ जाता है, तकरीबन 120 किलोमीटर के लगभग है। तो वहां से एक जो खतरा आता है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक सही कह रहे हैं आप सर। राजधानी कीव से जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है वो है नहीं बेलारूस की। ऐसे में राजधानी कीव और साथ ही साथ जो पश्चिमी पूरा यूक्रेन का इलाका है वो हम देखते हैं कि कैसे बेलारूस का जब इस्तेमाल अगर उसकी सरजमी का होता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल इस पूरे युद्ध में होने जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जो बड़ी खबर एक और आ रही है वो अपने दर्शकों को बताएं। लुकाशेंको का प्रेसिडेंट बाइडेन को न्योता। जी हाँ, लुकाशेंको ने जो बाइडेन को बेलारूस बुलाया है और ये कहा है कि 20 फरवरी के बाद जब आप पोलैंड आएंगे तो आप
यहाँ भी आए और अगर आप यहाँ आने के लिए हामी भरते हैं तो मैं अपना प्लेन आपके लिए भेज दूंगा। तो इसको इस तरीके से भी समझिए कि एक व्यंग के तौर पर भी देखा जा सकता है, एक sarcastic वे में अगर कहें कि लुकाशेंको ने ये बात जो बाइडेन के लिए कही है तो ये गलत कहना नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप पोलैंड आएंगे तो फिर आप यहाँ भी आ जाइए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद पोलैंड जो बाइडेन जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप यहाँ भी आते हैं बेलारूस तो मैं अपना जो प्लेन है वो आपके लिए भेज दूंगा, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं पोलैंड की बेलारूस से, तो क्यों नहीं आप पोलैंड जब आते हैं तो बेलारूस भी आ जाते हैं। लुकाशेंको ने जो बाइडेन को ये न्योता दिया है। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया जो है वो दो धड़ों में बटी हुई है। बेलारूस खुलकर रूस के साथ है, पूरा यूरोप खुलकर अमेरिका और नेटो के साथ है। बाइडेन और पुतिन की जो टीम तैयार हो रही है, चलिए आपको वो समझा देते हैं कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें कौन सा देश किसके साथ है। जो दो टीम है ना, टीम ए और टीम बी, वो टीम बाइडेन जिसको अगर हम कहते हैं, तो कौन कौन सी कंट्री साथ है वो देखिए। दो धड़ों में दुनिया बटी हुई है। जो टीम रूस है उसमें टीम पुतिन जो है उसमें चीन है, तो टीम बाइडेन में ब्रिटेन है। इसके अलावा टीम पुतिन में ईरान है, तो टीम बाइडेन में फ्रांस है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ। टीम पुतिन में नॉर्थ कोरिया है, तो जर्मनी है टीम बाइडेन के साथ। इसके अलावा अगर बेलारूस की बात करें तो टीम पुतिन में वो है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं। और टीम बाइडेन की जो लिस्ट है ना वो ज्यादा लंबी है, रूस से कहीं ज्यादा लंबी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे देश हैं। यूरोप के 30 देश अमेरिका के मित्र देश हैं। ये तमाम पश्चिमी देश जो है वो टीम बाइडेन में है, और वहीं साउथ अफ्रीका और सोवियत संघ के जो देश हैं वो टीम पुतिन के साथ हैं। इसके अलावा टीम पुतिन में कौन कौन, अगर एक साथ आप देखें, रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, साउथ अफ्रीका और सोवियत संघ के देश। वहीं यहाँ देखिए टीम बाइडेन में कौन कौन है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूरोप के 30 देश, अमेरिका के तमाम मित्र देश। तो हालांकि लिस्ट अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर वो टीम बाइडेन की ज्यादा लंबी नजर आती है, जो उनके साथ देश हैं, और उनके मुकाबले टीम पुतिन के पास कम देशों का सहयोग है। बावजूद इसके अगर आप ये समझे कि टीम पुतिन कमजोर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूस के पास अपने खुद के जो घातक हथियार है वो उसको बहुत कैपेबल बनाते हैं इस युद्ध में और आगे बढ़ने के लिए। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं जनरल सोई से। जनरल सोई, जो लिस्ट हमने दिखाई है टीम बाइडेन और टीम पुतिन की, जाहिर तौर पर उसमें देशों की संख्या हो सकता है कि टीम पुतिन के पास कम हो, लेकिन ताकत में ऐसा नहीं कह सकते। देखिए श्वेता जी, एक यूक्रेन को बहुत बड़ी सपोर्ट है, जो आपने बिल्कुल देश के लिए बहुत सही बताया है कि 30 नाटो के देश, इसके अलावा 3-4 देश और जापान और ऑस्ट्रेलिया और इस प्रकार से और भी देश जो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से साथ दे रहे हैं। तो यही एक कारण है कि आज 1 साल होने को आया कि यूक्रेन युद्ध लड़ पा रहा है। हालांकि मैं वहां के सैनिकों की भी तारीफ करता हूं कि रशिया जैसी ताकतवर देश, रशिया के जितनी मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और यूक्रेन के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, वो एक अच्छी फाइट दे रहे हैं। शायद ये एक क्वेश्चन उनके सर्वाइवल का है कि आज हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो एक अलग जज्बा आ जाता है, अलग फीलिंग आ जाती है। और रशिया में आप जो कह रहे हैं कि जो इस तरह से चल रहा है, इतने सारे देशों की सपोर्ट होने के बाद भी चल रहा है, वो है उनकी अपनी आर्म इंडस्ट्री, जो खुद काफी एडवांस्ड है। दुनिया में रशिया के आर्म इंडस्ट्री, चाहे वो सुखोई हो या मिग हो या फिर S-400 हो या और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, इनके T-90 टैंक्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन है जो सबसे ज्यादा रशिया के पास है। ये एक जो ताकत है, यही कारण है कि रशिया आज उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की आत्मनिर्भर है वो। ये बात एक आज लेसन भारत के लिए भी है कि जो आज प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये लेसन आता है यहाँ पे कि इतने सब देश सामने खड़े हैं, क्योंकि रशिया आत्मनिर्भर था, वो लड़ाई 1 साल से लड़ता जा रहा है, लड़े जा रहा है। और अभी भी जब लोग कह रहे थे कि इनके हथियार खत्म हो रहे हैं, ये कमजोर पड़ रहा है, और फिर दोबारा पूरा ऑफेंसिव से आता है, फिर और मारधाड़ में तो ये याद आता है कि हाल ही में जो नेटो चीफ है उन्होंने ये कहा है कि अब नेटो कंट्रीज के पास हथियार कम हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हथियारों की खपत यूक्रेन में हो रही है वैसे हथियार उनके पास कमी पड़ रही है। रशिया के पास फिलहाल कमी नजर नहीं आती। आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी सेना की 72वीं ब्रिगेड का हमला सामने आया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है हमले में रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया है। डोनेस्क इलाके में यह भीषण घमासान चल रहा है और यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है वो तबाह हुआ है। डोनेस्क जो इलाका है वहां पर यह भीषण घमासान छिड़ा हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के पूर्व मिलिट्री कमांडर ने बड़ा दावा किया है। पुतिन कभी भी जीत का ऐलान कर सकते हैं, ये दावा किया गया है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ये दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर, तो बड़ी जानकारी है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मिशन कंप्लीट हो गया है, तो कभी भी पुतिन
जीत का ऐलान कर सकते हैं? जनरल सोई, अगर छोटे से आंसर में मैं ये समझना चाहूँ आपसे कि क्या वाकई जीत का ऐलान पुतिन कर सकते हैं या फिर ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा हो सकता है? मैं आपसे समझूंगी, पहले सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या है। Воюют все заодно, на самом деле. Все примерно понимают. А за что? За Вот даже Россию. официально же у нас нет За- цели. Официально у нас вообще ничего нет. Официально у нас цели СВО не сформулированы для того, чтобы было удобно в любой момент сказать, что их мы достигли и закончить эту войну. Понятно. А за что воевать сейчас? Вот. Какая должна быть идеология у СВО? Защита России и русского народа. Если мы проиграем эту войну, это последует колоссальнейший ущерб нанесет и России, и русскому народу. Ну, сколько раз повторять? Ну, вы понимаете меня. क्या है जो कि हम चाहते थे? स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम युद्ध कभी भी खत्म कर सकते हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर जो हमारा इरादा था वो हमने अचीव कर लिया है। तो रूस के पूर्व मिलिट्री कमांडर ने ये बड़ा दावा किया है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मिशन कंप्लीट हो चुका है, ये दावा देखिए किया गया है रूस के पूर्व मिलिट्री कमांडर की तरफ से। और ये भी कहा है कि अब पुतिन कभी भी इस युद्ध में जीत का ऐलान कर सकते हैं। तो इन सब के बीच अलग अलग एजेंसियां कई दावे कर रही हैं, लेकिन सबके दावों का जो सार है ना वो एक ही है कि 24 फरवरी तक बड़ा हमला होगा। और देखिए क्या क्या भविष्यवाणियां हुई हैं। रूस कभी भी फुल स्केल अटैक कर सकता है। लुहांस्क के जो गवर्नर है उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया। इसके अलावा क्या कहा गया है, जो हमला है उसको लेकर पुतिन बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो को भी ये डर सता रहा है कि एक और बड़ा हमला रूस की तरफ से हो सकता है। और क्या क्या भविष्यवाणियां हैं, 24 फरवरी तक रूस बड़ा हमला करेगा। पोलैंड को भी इस बात का खौफ है। रूस 5 लाख सैनिकों के साथ हमला करेगा, एस्टोनिया का ये मानना है। तमाम जो यूरोपीय देश है देखिए उनका क्या क्या मानना है। रूस 5 लाख सैनिकों के साथ हमला कर सकता है, एस्टोनिया की तरफ से ये बयान सामने आए। तो ये तमाम भविष्यवाणियां हैं जो कि इस युद्ध को लेकर के सामने आई है, क्योंकि 1 साल पूरा हो रहा है। और ऐसे में इस 1 साल के बाद 24 तारीख के बाद क्या कुछ होगा, 24 फरवरी तक क्या बड़ा हमला होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम दावे हम आपके सामने रख रहे हैं जो यूक्रेन के इंटेलिजेंस हो, लुहांस्क के गवर्नर हो, इन सभी ने सामने रखे हैं। और जनरल सोई, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, जिस तरह का दावा किया गया है कि कभी भी रूस अब इस जंग में जीत का ऐलान कर सकता है, तो वाकई ये संभव है या फिर सिर्फ ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? दोनों बातें, दोनों चीज संभव है। क्योंकि आप देखिए, एक तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए तो पुतिन ने जो कहा था कि पूर्वी यूक्रेन को मुक्त कराना, नाजीवादी उनके जो प्रो रशिया लोग थे जिनके लिए पिछले 2014 से युद्ध चल रहा था, उनको उन्होंने फ्री कर दिया है। और लेकिन जो वो चाहते थे वहां का सरकार बदली की जाए यूक्रेन, उसमें सफल नहीं हुए। तो अभी पूरी सफलता नहीं मिली है जो वो चाहते थे, लेकिन डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, रशिया की जनता के लिए कह सकते हैं वो कि हमने पूर्वी यूक्रेन को, जो हमारे रशिया मूल के लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको हमने फ्री कर दिया है। दूसरी बात, रशिया की सुरक्षा के लिए आज जो यूक्रेन के और रशिया के बीच में एक बेल्ट आ गई है, एक जो बफर जोन आ गई है, सीधा अभी यूक्रेन के साथ सीमा नहीं रहेगी, बीच में डोनेट्स्क रीजन, लुहांस्क रीजन, ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया है। तो अपनी जनता की कंजम्पशन के लिए ये उनके पास कहने के लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो दूसरी बात चल रही है कि बहुत बड़ा हमला हो सकता है, 24 फरवरी एक सिमेंटिक एक डेट है, उस तारीख को हो नहीं हो, 4-5 दिन पहले हो, 4-5 दिन बाद में हो, बड़ा अटैक रूस की तरफ से किया जा सकता है। जनरल सोई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में इस युद्ध पे जो भी अपडेट्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है आपने हमारे दर्शकों को समझाया।